आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जुनून के आगे बढ़ती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। और कुछ ऐसा जवाब था भारत का आतंकवाद को और पाकिस्तान को। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद खान सब इंतजार कर रहे थे कि कब इंडियन फोर्सेस के सामने पाकिस्तान अपने घुटने टेकेगा और पूरी दुनिया के सामने ये कबूल करेगा कि वो ना सिर्फ आतंकवाद को पनाह दे रहा है बल्कि पिछले कई दशकों से उसे इंडिया के अगेंस्ट यूज भी करता आ रहा है। सारी दुनिया की नज़र इंडिया पर थी क्योंकि शायद ही किसी ने इंडिया के इस पावरफुल और इंडिपेंडेंट रूप को देखा था। लेकिन तभी 10 मई को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट धमाके की तरह गिरता है और पूरी कहानी ही पलट देता है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict. और बस ऐसे ही इस एक ट्वीट से पूरे देश में कन्फ्यूजन के बादल छा जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से ये ट्वीट किया जबकि वो पहले ही खुद को और अपने देश को इस कॉन्फ्लिक्ट से दूर कर चुके थे? क्या सच छुपा था इस सीज़फायर के पीछे और अब क्या होंगे इसके परिणाम? सबसे पहले हम नज़र डालेंगे उन सभी मुख्य घटनाओं पर जो 22 अप्रैल से लेकर अब तक हुई हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 हिंदू टूरिस्ट की हत्या होती है। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स को जिम्मेदार ठहराया। 23 अप्रैल को भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और पाकिस्तान के खिलाफ वीज़ा और ट्रेड पर सैंक्शंस लगाए। 25-26 अप्रैल को पाकिस्तान ने LOC पर बड़े पैमाने पर गोलाबारी की जिससे 2021 के सीज़फायर समझौते का उल्लंघन होता है। 6-7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया जिसके तहत पाकिस्तान और POK में टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पर प्रिसाइज हमले किए। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian life. 8-9 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियान अल मरसूस शुरू किया जिसका कुरान में मतलब है अ फर्म एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन्स और मिसाइलों से भारत के कई आर्मी बेसिस पर असफल हमला किया और भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और आर्मी बेसिस को निशाना बनाया। 10 मई को पाकिस्तान के DGMO ने भारतीय DGMO से कॉन्टैक्ट किया और सीज़ फायर का प्रस्ताव दिया और फिर शाम 5 बजे से सीज़ फायर लागू हुआ। लेकिन इस सीज़ फायर के लागू होने के सिर्फ 3 घंटों में ही पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन करते हुए जम्मू एंड श्रीनगर में ड्रोन्स का इस्तेमाल और ब्लास्ट की रिपोर्ट सामने आई। इंडियन DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पाकिस्तान का इस तरह का बर्ताव भारत के लिए कोई हैरानी की बात नहीं थी। तो फिर आखिर क्यों इंडिया इस सीज़ फायर के लिए तैयार हो गया? इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि क्या सच में इंडिया ने सीज़ फायर को हामी भरी थी या इसके पीछे कुछ और भी कारण थे। ये है हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर का ट्वीट। गौर से देखिए, क्या आपने कुछ नोटिस किया? उन्होंने अपने ट्वीट में कहीं भी सीज़ फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया। और एक और अजीब बात, जब ये एग्रीमेंट हुआ तो ये खबर इंडिया या पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली दुनिया तक पहुंचनी चाहिए थी। तो फिर क्यों ये बात हमें डोनाल्ड ट्रंप से पता चलती है? ना तो इस सीज़ फायर डील के बारे में पब्लिक स्पेस में ज़्यादा डिस्कशन हुई और ना ही इसके डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में पब्लिक को कुछ बताया गया। बस अचानक से इसकी अनाउंसमेंट हो गई। क्या आपको ये स्ट्रेंज नहीं लगता? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रिसेंट क्लेम्स में कहा कि अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच सिर्फ सीज़ फायर नहीं करवाया बल्कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को भी टाल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने दोनों देशों के साथ ट्रेड बंद करने की धमकी दी थी जब तक वे सीज़ फायर के लिए एग्री नहीं कर लेते। हालांकि ट्रेड का कोई जिक्र बातचीत के दौरान नहीं हुआ था। ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी है। अब ट्रेड वाली बात तो समझ आती है, लेकिन ट्रंप ने न्यूक्लियर थ्रेट वाली बात आखिर क्यों बोली होगी? हालांकि इंडियन गवर्नमेंट या मिलिट्री ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इंडिया ने 10 मई को पाकिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक्स की थी उसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के सरगोदा में स्थित मुसाफ बेस को भी निशाना बनाया गया था। लेकिन इस हमले के दौरान किराना हिल्स पर भी हमला किया गया, जहां कहा जाता है कि पाकिस्तान के बहुत से न्यूक्लियर वारहेड्स रखे गए हैं। जब एयर मार्शल AK भाटी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा,
Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. वैसे इस क्लिप में उनका रिएक्शन भी साफ देखा जा सकता है, जो अपने आप में ही एक कहानी बयां करता है, और शायद यही वजह रही जिसने पाकिस्तान को एकदम घुटनों पर ला दिया और उसके न्यूक्लियर धमकी की हवा निकाल दी, और यही रेडिएशन लीक को सीज फायर का कारण बताया जा रहा था। ये स्पेकुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो गई जब कुछ फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एक एयरक्राफ्ट जिसे फुकुशिमा जैसे न्यूक्लियर इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है उसे पाकिस्तान के आसपास देखा गया। और एक खबर ऐसी भी फैली कि एक इजिप्शियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट बोरोन लेकर पाकिस्तान पहुंचा। बोरोन एक ऐसा केमिकल है जिसका इस्तेमाल रेडियो एक्टिव इमिशंस को रोकने में होता है, जैसे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर में किया गया था। इसने इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। 1999 कारगिल युद्ध से लेकर 2001 में हुआ संसद हमला और 2008 के मुंबई अटैक्स तक हर बार जब भी इंडिया ने टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने हमेशा न्यूक्लियर थ्रेट को ढाल बना के अपनी जान बचाई है। इस बार भी पाकिस्तान ने न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी थी, लेकिन इंडिया ने बिना डरे उसे अच्छा सबक सिखाया, जिससे पाकिस्तान की धमकियां खोखली निकली। पर इस इंसिडेंट ने यह क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का डीन्यूक्लियराइजेशन करना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई 2025 को हुए सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्थिति गंभीर बनी रही। इस संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से $1 बिलियन का रिलीफ पैकेज प्राप्त किया, जिसमें अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पाकिस्तान की इकोनॉमी गहरे संकट में थी। हाई इन्फ्लेशन रेट, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन रिजर्व्स और हैवी डेट ने सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। IMF के इस फैसले पर भारत की ओर से सीरियस अपोजिशन देखने को मिला, लेकिन भारत के विरोध के बावजूद IMF बोर्ड ने $7 बिलियन की दूसरी इंस्टॉलमेंट को मंजूरी दे दी, यह कहते हुए कि इस्लामाबाद ने स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन किया है, जिससे पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिकवरी जारी है। इसमें यह भी कहा गया है कि यह फंड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज़ एंड नेचुरल डिजास्टर्स के लिए इकोनॉमिक रेजिलियंस बनाने में पाकिस्तान के एफर्ट्स को सपोर्ट करेगा, जिससे भविष्य में लगभग $1.4 बिलियन की एडिशनल फंडिंग हो सकेगी। भारत ने इस फैसले पर अपनी चिंता जताई और कहा कि पाकिस्तान इन फंड्स का इस्तेमाल स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए कर सकता है। इंडिया ने साथ में ये भी कहा कि IMF खुद को और अपने डोनर्स को रेपुटेशनल रिस्क में डाल रहा है और ग्लोबल वैल्यूज़ का मजाक बना रहा है। अब हमें ये भी समझना चाहिए कि वर्बली अपोज करने के अलावा इंडिया के पास कोई और चारा भी नहीं था। IMF बोर्ड के 25 मेंबर्स में से इंडिया एक 4 कंट्री ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें भारत के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान शामिल है। दूसरी ओर पाकिस्तान ईरान रिप्रेजेंटेटेड सेंट्रल एशिया ग्रुप में शामिल है। यूनाइटेड नेशंस की 1 कंट्री 1 वोट सिस्टम के एकदम उलट IMF बोर्ड मेंबर्स के लिए वोटिंग राइट्स देश के इकोनॉमिक साइज और उसके कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। IMF में अमेरिका के पास सबसे बड़ा वोटिंग शेयर है 16.49%, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 2.6%। इसके अलावा IMF के रूल्स के अनुसार कोई देश प्रपोजल के खिलाफ वोट नहीं कर सकता। बोर्ड मेंबर्स को या तो प्रपोजल के पक्ष में मतदान करना होगा या फिर अब्सटेन करना होगा, और डिसीजन कॉन्सेंसस से लिए जाते हैं। हाल ही में अप्रैल महीने में दिए एक इंटरव्यू में पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के इस स्टेटमेंट को सुनिए। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, उनके इस स्टेटमेंट से ये कंफर्म होता है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान टेररिस्ट और टेररिज्म को पनाह देता आ रहा है। लेकिन साथ में गौर करने वाली एक और बात है, यूनाइटेड स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट साफ तौर पर इशारा करता है कि अमेरिका को हमेशा से इस बात की जानकारी थी। असल में अफगानिस्तान में पहले रशिया के खिलाफ तालिबान को तैयार किया और बाद में तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका ने लंबे समय तक इन टेररिस्ट का एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया। इन्हें ट्रेन करने के लिए, एम्यूनेशन देने के लिए और टेक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को न सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि टेक्नोलॉजिकल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी दिया। पाकिस्तान की लोकेशन साउथ एशिया के सेंटर में है। यह एक ऐसा देश है जो इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से घिरा हुआ है।
अमेरिका ने इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को पहचाना और पाकिस्तान को मिलिट्री और फाइनेंशियल एड देकर उसे अपने फेवर में बनाए रखा। इससे अमेरिका को इंडिया पर वेस्टर्न बॉर्डर से दबाव बनाने का एक इफेक्टिव टूल मिल गया। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, जो चाइना को अरेबियन सी से जोड़ता है। यह कॉरिडोर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से चाइना के काशगर तक फैला हुआ है। अमेरिका इस इनिशिएटिव को चाइना की ग्लोबल एक्सपेंशन पॉलिसी का हिस्सा मानता है। ऐसे में अमेरिका पाकिस्तान के अंदर रहकर इस इनिशिएटिव की निगरानी कर सकता है और चाइना की डेवलपमेंट्स पर नज़र रख सकता है। साथ में यह भी इंश्योर कर सकता है कि चाइना का पाकिस्तान पर इन्फ्लुएंस एक हद से ज़्यादा ना बढ़े, जिससे अमेरिका की पॉलिसीज़ को कोई परेशानी ना हो। भारत आज अमेरिका का स्ट्रैटेजिक पार्टनर जरूर है, लेकिन अमेरिका इंडिया को कभी भी पूरी तरह इंडिपेंडेंट फोर्स के रूप में नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान को सपोर्ट देकर अमेरिका इंडिया पर एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनाए रखता है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया को रीजनल कंटेंडर मानते हुए चाइना ने पाकिस्तान को एक स्ट्रैटेजिकल पॉन की तरह यूज़ किया है। भले ही चाइना और पाकिस्तान के संबंध आयरन ब्रदर्स कहे जाते हों, पर इसके पीछे छिपा पर्पस कहीं अधिक डीप है। किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जब पाकिस्तान टेररिज्म को लेकर घिरता है, तब चाइना खुलकर उसका सपोर्ट करता है। वहीं जब इंडिया यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म का मुद्दा उठाता है, तो चाइना अक्सर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। गलवान वैली और अक्साई चीन जैसे इलाकों पर अपना क्लेम बनाए रखने के लिए चाइना को इंडिया को पाकिस्तान के साथ टेंशन्स में उलझाए रखना फ़ायदेमंद लगता है। हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि पहलगाम अटैक के पीछे क्या पर्पस थे और उसका क्या परिणाम देखने को मिल रहा है। वो हमला भारत में कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने के लिए था, जो पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन उस हमले से पूरी दुनिया में ये एक गलत मैसेज गया कि आर्टिकल 370 हटने के इतने सालों बाद भी इंडिया कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर और यूनिटी नहीं ला पाया, जो कि बिल्कुल गलत है। इस घटना के बाद हमने देखा कि कैसे कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और इसका असर आम कश्मीरी की ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा। तो क्या ये कहना सही होगा कि पाकिस्तान जंग भले ही ना जीत पाया हो, लेकिन वो अपने मकसद में कुछ हद तक कामयाब जरूर हुआ, कश्मीर को नुकसान पहुंचाकर। इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने ये भी जान लिया कि इंडिया किस हद तक उस पर हावी हो सकता है और कैसे अमेरिका की मदद से वो इंडिया को रोक सकता है। अब जब पाकिस्तान अपना अगला वार करेगा, जो वो ज़रूर करेगा, तब वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड होगा और उसे भारत की ताकत का अंदाज़ा होगा। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे इंडियंस का ये मानना था कि सीज़ फायर एक गलत स्टेप था इंडिया का, जिससे हमें नुकसान हुआ है। कुछ और दिन और हम शायद इस प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देते। हमने पाकिस्तान को काफ़ी हद तक वीक कर दिया था। कोई भी वर्ल्ड पावर हमें ओपनली रोकने के लिए आगे नहीं आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अब कभी भी एक और टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और उसे एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, और अब इस्लामाबाद से जो भी बात होगी वो पीओके पर ही होगी। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में इंडिया को ना सिर्फ अपनी डिप्लोमेसी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर फोकस करना जरूरी है, बल्कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने पर ध्यान देना होगा। हमारे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड वेपन्स और डिफेंस सिस्टम्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान के इरादों को नाकाम किया, बल्कि पूरी दुनिया का भी ध्यान अपनी ओर खींचा है। इससे ये साबित हो गया कि इंडिया भी अमेरिका, चाइना और रशिया जैसे सुपर पावर्स के बराबर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करने की क्षमता रखता है। और यही बात अमेरिका और चाइना जैसे देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि डिफेंस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ट्रेड में इंडिया जैसे कॉम्पिटिटर उनका प्रॉफिट छीन लें। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने थॉट्स और ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।